स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का जो अर्थ होता है पहले हम उसे समझेंगे। स्थानीय स्वशासन जो है उसका अर्थ होता है मूल निवासियों द्वारा शासन। जो वहाँ पर अपने स्थान पे रह रहे हैं उन्हीं का उसी स्थान पर रहते हुए शासन करना ही स्थानीय स्वशासन होता है। जैसे शासन कार्य का संचालन स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। स्थानीय स्वशासन को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी कहते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है वो हम अभी आगे समझेंगे। पहले इस पॉइंट को समझते हैं जो सामने दिया हुआ है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक, उप जिलाधिकारी, ये 4 पद नहीं आते हैं। ये स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नहीं आते हैं क्योंकि ये अलग अलग जिले से नियुक्त होते हैं। जैसे कोई जिला है, उस जिले से कोई बच्चा डीएम बनकर निकला उस डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उस गांव का निवासी है वो अपने ही ज़िले पे नियुक्त होगा, वो किसी दूसरे ज़िले में भी नियुक्त हो सकता है। इसलिए इसे हम स्थानीय स्वशासन नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर स्थानीय स्वशासन की परिभाषा फेल हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिक केंद्रीकरण में अंतर क्या होता है। अच्छे से समझिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा फंसता है, हमेशा पूछा जाता है। केंद्रीकरण, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण में होता है जब शासन केंद्र से गांव की तरफ चलता है। केंद्र, फिर राज्य, फिर जिला, फिर ब्लॉक, फिर ग्राम। मतलब केंद्र से होते हुए जब शासन ग्राम की तरफ चलता है उसे हम कहते हैं लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है संघीय परिषद, प्रांतीय परिषद। दूसरा वहीं पर आता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं। इसमें जो होता है केंद्रीकरण का उल्टा होता है विकेंद्रीकरण। मतलब वहाँ पर शासन केंद्र से ग्राम की ओर चल रहा था, यहीं पर शासन ग्राम से केंद्र की ओर चलेगा। मतलब यहाँ उल्टा हो जाएगा, ग्राम से ब्लॉक की तरफ चलेगा, फिर जिला, फिर राज्य, फिर केंद्र। मतलब कि यहाँ पर उल्टा हो जाता है। ठीक है, आगे समझ में। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है अपनी पंचायतें। पहले ग्राम का विकास होगा, जब ग्राम मजबूत हो जाएगा तो ब्लॉक का विकास होगा, ब्लॉक मजबूत हो जाएगा तो उससे अच्छा अपना जिला बन जाएगा, और जब जिला मजबूत हो जाएगा तो एक अच्छा राज्य बन जाएगा, एक मजबूत राज्य बनेगा। और जब राज्य बहुत मजबूत शक्तिशाली हो जाएंगे तो अपना केंद्र जो होगी, केंद्र की शक्ति भी ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगी। यही इसका अर्थ है। समझ के आगे चलते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण विचारधारा के प्रबल समर्थक कौन थे? गांधी जी थे। आता है शासन। शासन के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में कानून का निर्माण होता है, कार्यपालिका में कानूनों का कार्य करवाया जाता है, और न्यायपालिका में न्याय होता है। ठीक है, अब देखते हैं शासन 2 स्तर पर किया जाता है। एक होता है केंद्र स्तर पर, एक होता है राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर जो शासन किया जाता है उसे हम विधायिका संसद बोलते हैं। विधायिका संसद जो कि आर्टिकल 79 में दिया गया है। ठीक, वहीं दूसरी तरफ आता है राज्य का शासन। राज्य के शासन में राज्यों के विधानमंडल आता है जो कि आर्टिकल 168 में आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर संसद 2 टाइप से बटी होती है, एक लोकसभा में, दूसरा राज्यसभा में। ठीक है, एक लोकसभा में, दूसरा राज्यसभा में। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। देखिए, संसद 79 में थी, राज्यसभा हो जाएगी 80 में, लोकसभा हो जाएगी 81 में। तो आपको याद करने में आसानी होगी कि संसद 79, 80, 81, 79, 80, 81। 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है, और 81 में लोकसभा है। ठीक है, समझ गए। अब इस तरफ देखते हैं हम अपने राज्यों का विधानमंडल। राज्यों का विधानमंडल 168 आर्टिकल में है,
और विधान परिषद अपनी 169 आर्टिकल में है और 170 में विधानसभा है। तो देखिए इसको सीक्वेंस से याद करते हैं कि राज्य का जो विधानमंडल होता है वो 168 में होता है और राज्य का जो विधान परिषद होता है वो 169 में होता है और विधानसभा 170 में। तो ये सीक्वेंस से याद हो गया, 68, 69, 70 और यहाँ केंद्र में 79, 80, 81। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शासन की कार्यपालिका। ये दो टाइप से, अभी तक हम विधायिका देख रहे थे, अब हम देख रहे हैं शासन की कार्यपालिका। कार्यपालिका दो टाइप से बटी होती है, एक होती है केंद्र की, एक होती है राज्य की। केंद्र की जो होगी संघीय मंत्रिपरिषद कहते हैं और जो राज्य की होगी उसे प्रांतीय मंत्रिपरिषद कहते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद जो होती है वो दो टाइप से बटी होती है, राष्ट्रपति और मंत्री में। राष्ट्रपति का आर्टिकल 53 है और प्रांतीय मंत्रिपरिषद का जो आर्टिकल है वो 153 में राज्यपाल दिया गया है। और यहाँ मंत्री की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य और उप मंत्री आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पंचायती चुनाव। पंचायत चुनाव के लिए क्या क्या अनिवार्य होना चाहिए? उसी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिस गांव में रह रहे हैं, और उसकी निर्वाचक नामावली जो होती है उसमें अपना लिस्ट में नाम होना चाहिए। ठीक, अगला देखते हैं। अब ग्रामीण विकास के बारे में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। तो इतिहास के बारे में अब हम उसके बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट आता है 1864 में सबसे पहले अंग्रेजों के समय में स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान की गई और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मद्रास से। 1864 में अंग्रेजों के समय स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान की गई और ये शुरुआत कहाँ से होती है? मद्रास से होती है। दूसरा पॉइंट है 1870 में लॉर्ड मेयो ने स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने के लिए इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए, ये सुझाव दिया था। तो लॉर्ड मेयो ने केवल सुझाव दिया था, लागू नहीं किया था, याद रखिएगा। 1864 में अंग्रेजों के समय स्टार्ट होती है मद्रास में और 70 में स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का सुझाव देते हैं कौन? लॉर्ड मेयो। फिर देखिए अब यहाँ से खेल स्टार्ट है। 1882 में लॉर्ड रिपन ने वित्तीय सहायता और स्थायित्व, किसको? स्थानीय स्वशासन की वित्तीय सहायता और स्थायित्व प्रदान किया। किसने? लॉर्ड रिपन ने। और कब? 1882 में। ठीक, और इसलिए इन्होंने स्थायित्व प्रदान किया और पैसों रुपयों का आर्थिक सहायता भी की, वित्तीय सहायता की। तो इसलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहते हैं। और एक चीज़ और इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट की जो बहुत पूछी जाती है, उपखंड तालुका बोर्ड की स्थापना। उपखंड तालुका बोर्ड की स्थापना किसने करी थी? ये भी लॉर्ड रिपन ने करी थी। और जिला बोर्ड की स्थापना भी लॉर्ड रिपन ने करी थी। और उपखंड और तालुका बोर्ड जो था वो निचले स्तर पर था और ये जिला बोर्ड उच्च स्तर पर था। रिपन ऐसा पहला व्यक्ति है जिसने स्थानीय स्वशासन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कोई संवैधानिक प्रयास किया। देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी बहुत जाता है। 1907 में हॉब हाउस की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ। कौन सा आयोग था? राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग, जिसे हम शाही आयोग कहते हैं। इनकी सिफारिश थी कि राजनीतिक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है हमें। अगला है 1919 का भारत शासन अधिनियम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं। और यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ही थे यहाँ पर गवर्नर। ठीक है, अब इनको प्रांत को दो भागों में इन्होंने बांट दिया था। पहला था आरक्षित विषय, दूसरा था हस्तांतरित। आरक्षित विषय में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट रखे गए थे जिसमें आर्थिक बचत थी, जिसमें केवल पैसों रुपयों का ही काम था। और अंग्रेजों ने आर्थिक, जहाँ से कमाई ज़्यादा हो रही थी, जहाँ से फ़ायदा ज़्यादा हो रहा था, उन्होंने इस विषय को पकड़ लिया। गवर्नर जो था, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने आरक्षित विषय को पकड़ा
और जो हस्तांतरित विषय था, जो केवल लेखा जोखा करता था, पैसे रुपयों का कोई यहाँ काम नहीं था, केवल लेखा जोखा होता था, वो भारतीय मंत्रियों को दे दिया। किसको? भारतीय मंत्रियों को दे दिया। और हस्तांतरित विषय के ही अंतर्गत स्थानीय स्वशासन आता था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और जो आरक्षित विषय थे उसमें ऐसे सब्जेक्ट रखे गए जिसमें आर्थिक वृद्धि बहुत ज़्यादा थी, जिसमें इनकम बहुत होती थी। आगे देखते हैं। ये जो 1919 का अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, इसको प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था कहते हैं। इसी को प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था कहते हैं। अब आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसने प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया। शक्तियों के वितरण हेतु 3 सूचियां बनाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शक्तियों के वितरण के लिए 3 सूचियां कौन से शासन अधिनियम में बनाई गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। कौन सी थी सूची? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा में 389 सीटें थीं, जिसमें से 296 ब्रिटिश की थीं, 93 देसी रियासतों की थीं। और इसी संविधान सभा में एक गांधीवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक श्री मन नारायण अग्रवाल भी थे। कौन? मन नारायण अग्रवाल। इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात उठाई। इन्होंने कहा गांवों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इसके लिए भाग 4 लाया गया। भाग 4 कौन सा था? नीति निदेशक तत्व। इसमें आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन हुआ। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 4 में क्या है? नीति निदेशक तत्व है, और इसी के अंतर्गत आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का, नगर पंचायतों का नहीं है, ग्राम पंचायतों का, याद रखिएगा। फिर केसी कुमारप्पा ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गांधीवादी विचारधारा का समर्थन किया और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर जोर दिया। फिर आता है पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय के जो पहले राज्य मंत्री थे, पहले पंचायती राज मंत्री थे, कौन थे? तो एस केडे थे। एस केडे पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय के पंचायती राज मंत्री थे पहले। नेक्स्ट आता है स्थानीय स्वशासन। गांवों का विकास कैसे हो सकता है? आधारभूत संरचनाओं का विकास, कृषि विकास, भूमि विकास, जिसके अंतर्गत हदबंदी, चकबंदी, जमींदारी उन्मूलन, बिचौलियों का अंत, काश्तकारी सुधार, सिंचाई सुविधाओं का विकास, स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा, पेयजल, ये सब आ जाता है। ठीक है, इन सब के विकास के लिए गवर्नमेंट ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम का चलाया। कब आया ये? 2 अक्टूबर 1952 में आया। और ये किसके सहयोग से आया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम? ये अमेरिका के सहयोग से आया था। अगला पॉइंट आता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू कहाँ से हुआ? आया था 2 अक्टूबर 1952 में। किसकी सहायता से? अमेरिका की। और इसको लागू कहाँ किया गया? इटावा में। और महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रखी जिलाधिकारी की। इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 की है। केवल इतना याद रखिए कि प्रसार सेवा कब की है? 1953 की। नेक्स्ट आता है बलवंत राय मेहता समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी पढ़ा रहे हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लेखपाल के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी पॉइंट छोड़िएगा मत। ये मत समझिएगा कि ये लाइन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अगर आधी लाइन भी 2 शब्द भी लिखे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति ये कब बनी थी? 1957 में बनी थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की रूपरेखा का एनालिसिस करना एवं ग्राम विकास एवं स्थानीय स्वशासन को कैसे लागू किया जाए, इन्होंने सुझाव दिए थे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन, इन्होंने 3 स्तर बताए थे। कौन कौन से? जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर। जिला स्तर पर जिला पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिसमें से ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति बहुत पूछी जाती है। अगला आता है इनका नियमन एवं नियंत्रण राज्य सरकार करती है। कौन करता है? राज्य सरकार।
प्रायोगिक तौर पर आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से में पंचायती राज व्यवस्था का क्रियान्वयन किया गया। किसके तौर पर? प्रायोगिक। पूछा जाएगा प्रायोगिक तौर पर कहाँ पर लागू हुआ था? आंध्र प्रदेश में। और अगर पूछा जाता है आधिकारिक तौर पर कहाँ लागू किया गया था, तो राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में। कहाँ? बगदरी गांव में। और जब ये लागू किया गया तो किसकी गवर्नमेंट थी? जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट थी। ठीक। और यहाँ पर कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1959 में। देख रहे हैं, 2 अक्टूबर 1959 में आधिकारिक तौर पर यहाँ पर लागू हुआ। और फिर जस्ट 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में। पहले आंध्र प्रदेश में प्रायोगिक तौर पर था, लेकिन आधिकारिक तौर पर 11 अक्टूबर 1959 को लागू हो गया। फिर आती है जनता पार्टी। जनता पार्टी ने स्थानीय स्वशासन हेतु समिति गठन किया। कौन सी गठन हुआ? अशोक पार्टी, अशोक मेहता समिति गठित हुई। किसने करी? जनता पार्टी ने। और इसमें कितने सदस्य थे? 13 सदस्य थे। 13 सदस्यीय समिति थी अशोक मेहता समिति। ये कब गठन हुआ था? 1977 में इसका गठन हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायती राज के स्थान पर इन्होंने 2 स्तरीय का प्रावधान किया। बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय बताई थी, और यहाँ अशोक मेहता आकर कहते हैं कि नहीं, 3 नहीं होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब कौन कौन सी होनी चाहिए देखते हैं। इन्होंने, बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था 3 होनी चाहिए, ये 3 आपने अभी पढ़ ली। अब अशोक मेहता क्या कहते हैं? ये कहते हैं एक मंडल पंचायत होनी चाहिए, एक जिला पंचायत होनी चाहिए। मंडल पंचायत के अंतर्गत क्या होता है? मंडल पंचायत वहाँ बनती है जहाँ 10 से 15 गाँव की संरचना जुड़ी होती है। मतलब मंडल पंचायत के अंतर्गत 10 से 15 गाँव की संरचना आती है, और वहाँ पर 15 से 20 हजार जनसंख्या होनी चाहिए। अशोक मेहता समिति की जो सिफारिश थी, उनकी सिफारिश कुछ ऐसी थी। अनुसूचित जाति और जनजाति को स्थानों में आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना होनी चाहिए। राज्य निर्वाचक आयुक्त के परामर्श एवं नियंत्रण में राज्य निर्वाचन आयुक्त होना चाहिए। राजनीतिक दलों को अपने चुनाव चिन्ह के आधार पर प्रतिभागी मिलना चाहिए। पंचायती राज मंत्री का गठन होना चाहिए। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन पंचायती राज संस्था के रूप में है। देखिए, स्थानीय स्वशासन क्या है और ये पंचायती राज क्या है? एक संस्था है। पंचायती राज एक संस्था के रूप में है। फिर आती है वीके राव समिति। वीके राव समिति कब गठित हुई? 1985 में हुई। योजना आयोग के परामर्श पर गठित हुई थी ये। तो पूछा जाता है कि योजना आयोग के परामर्श पर किसका गठन हुआ? वीके राव समिति का। और जनता पार्टी ने किसको, कौन सी समिति लाई थी जनता पार्टी? वो लाई थी अशोक मेहता समिति। और योजना आयोग लेके आ रहे हैं वीके राव समिति। कब? 1985 में। इन्होंने ना 3 सुनी, ना इन्होंने 2 सुनी। इन्होंने कहा 4 चाहिए हमको, 4 स्तरीय। कितनी? 4 स्तरीय। तो कौन कौन से? एक राज्य स्तर पर, ठीक है, एक ग्राम स्तर पर, ठीक है, एक जिला स्तर पर, ठीक है, एक मंडल स्तर पर। मतलब इन्होंने नीचे से लेके ऊपर तक पूरा नाप दिया। इन्होंने कहा गांव भी होगा, जिला भी होगा, मंडल भी होगा, राज्य भी होगा। तो राज्य स्तर पर क्या हुआ? राज्य परिषद। जिला स्तर पर जिला पंचायत परिषद। मंडल स्तर पर मंडल परिषद। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ठीक। इनकी जो सिफारिश थी, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। SC ST प्लस महिलाओं, इन्होंने महिलाओं के आरक्षण की भी बात की, जबकि अशोक मेहता समिति ने महिलाओं की कोई बात नहीं की थी। उन्होंने केवल SC और ST के आरक्षण की बात की थी, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को भी आरक्षण दिया जा रहा है। फिर अगली समिति आती है LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति जो कि 1986 में आई थी। स्थानीय स्वशासन को कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है, इन्होंने ये कहा था। सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही इन्होंने। संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद शासन की एक इकाई के रूप में यह कार्य कर सकता है, बोला इन्होंने। राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप को अस्वीकार करके गैर दलीय व्यवस्था अपनाया जाए, इन्होंने कहा। न्याय पंचायत एवं ग्राम न्यायालयों की स्थापना होनी चाहिए। इन्होंने कहा
न्याय पंचायत एवं ग्राम न्यायालयों की स्थापना भी की जानी चाहिए। वित्तीय स्थिरता प्रदान करने की जरूरत है, उन्होंने बोला। ठीक है, फिर अगली आती है समिति अपनी पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति जो कि 1988 में आती है। ये किसकी गवर्नमेंट में आती है? राजीव सरकार की गवर्नमेंट में आती है। इसमें होता है 64वां संविधान संशोधन जो कि ग्राम पंचायत का है 1989 में, और 65वां संविधान संशोधन ये नगर पंचायत का है, ये भी 1989 में होता है। इन दोनों को लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं, फिर यहाँ राज्यसभा में आता है, लेकिन राज्यसभा में ये पास नहीं हो पाता, यहाँ पर ये फेल हो जाता है। 64वां संविधान संशोधन कब आया? 1989 में। 65वां 1989 में, और जो 64 था वो ग्राम पंचायत से संबंधित था, 65वां नगर पंचायत से, लेकिन ये दोनों पास नहीं हो पाए। ठीक, अगला पीवी नरसिंहा राव, कांग्रेस के ये प्रधानमंत्री थे। स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के लिए इन्होंने 73वां संविधान संशोधन लाया 24 अप्रैल 1993 में। ये ग्राम पंचायत का था, याद रखिएगा, ग्राम पंचायत का। 73वां संविधान संशोधन क्या कहता है? ग्राम पंचायत से संबंधित है, और ये 24 अप्रैल 1993 में लाया गया। और वहीं 74वां संविधान संशोधन नगर पंचायत से संबंधित है, ये 1 जून 93 में लाया गया। इन दोनों को 73वां और 74वें को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। फिर 22 दिसंबर में लोकसभा में, 23 दिसंबर में अगले ही दिन राज्यसभा में, और राष्ट्रपति 20 अप्रैल 1993 में, और लागू हो जाता है इसको और इसको। ठीक, आता है पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। अब देखते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। ग्राम पंचायत का जो आर्टिकल है वो है 243 से 243 ओ तक, 243, 243 ए, 243 बी, ऐसे डॉट 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 करके ओ तक। और इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद आ गए? टोटल 16 अनुच्छेद आ गए। ठीक, ग्राम पंचायत जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था है। इसमें कौन सी? जिला पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। अभी हमने बलवंत राय मेहता समिति देखी, उसी के अंतर्गत ये त्रिस्तरीय व्यवस्था आज भी लागू है। ठीक है, अब ग्राम पंचायत कौन से भाग में आता है? भाग 9 में आता है। इसका संविधान संशोधन कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन है। और ये किस अनुसूची में आता है? ये 11वीं अनुसूची में आता है। और इसमें सब्जेक्ट कितने हैं? 29 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 29 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये पूरा डाटा कितना हो गया? ये ग्राम पंचायत का हो गया। अब आता है नगर पंचायत का। नगर पंचायत में है 74वां संविधान संशोधन, अभी पीछे पढ़ा है हमने। इसका आर्टिकल है 243 पी से लेकर, यहाँ ओ तक हो गया था, अब ओ के बाद पी, 243 पी से लेकर जेड जी तक। इसमें जो है टोटल अनुच्छेद 18 हैं। ठीक है, और इसकी अनुसूची 12वीं अनुसूची है। इसमें 18 विषय हैं, भाग 9 का में है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिन राज्यों में 20 लाख से कम जनसंख्या है वहां 2 स्तरीय पंचायती राज होगी। ठीक है, जिन राज्यों में 20 लाख से कम जनसंख्या है वहां पर 2 स्तरीय पंचायती राज्य होगी। ठीक है, कौन कौन सी होगी? जिला होगी और ग्राम होगी। यहाँ पर ब्लॉक को स्थान नहीं दिया जाएगा, मतलब ब्लॉक खत्म हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगर 20 लाख से कम है तब। पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है यहाँ पर 4 स्तरीय व्यवस्था लागू है। जिला परिषद, आंचलिक परिषद, आंचल पंचायत, ग्राम पंचायत, ये 4 स्तर जो हैं ये पश्चिम बंगाल में एकमात्र राज्य है जहाँ पर लागू है। फिर अगला आता है 9 खा। 9 का में हो, देखो भाग 9 में हो गया था पंचायती राज, ग्राम पंचायत। ठीक है, और 9 का में हो गया था नगर पंचायत। अब 9 खा की बारी आती है।
9 ख में है सहकारी समितियाँ, और ये सहकारी समितियाँ कौन से संविधान संशोधन से आई? 97वां संविधान संशोधन। इनका आर्टिकल देखिए भाग 9 का जो आर्टिकल था वो 243 से लेकर 243 ओ तक था। नगर पंचायत आता है 243 ओ के बाद पी, 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक था, जी तक वहाँ हो गया। अब 243 एच से लेकर जेड टी तक यहाँ पर है। इसके अंतर्गत स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, पेशेवर प्रबंधन है। भाग 9 में 243 से लेकर 243 ओ अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ये ग्राम पंचायत है, ये त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था है। इसमें जिला पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ठीक है, 3 स्तरीय अभी हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें बात आती है अध्यक्ष की। कितने अध्यक्ष होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, कितने अध्यक्ष, कितने सदस्य, कितने अध्यक्ष, कितने सदस्य। इनका जो चुनाव होता है अध्यक्ष का, वो अप्रत्यक्ष होता है जिला पंचायत में। जिला पंचायत में अप्रत्यक्ष होता है, पंचायत समिति में भी अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन ग्राम पंचायत में इसका चुनाव प्रत्यक्ष हो जाता है। अभी इनकी संख्या हम आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, मतदाता सूची में नामित होता है। प्रत्येक 500 की जनसंख्या पर एक अध्यक्ष होता है। इसको याद रखिए कि प्रत्येक 500 की जनसंख्या पर एक अध्यक्ष होगा। गांव की जनसंख्या 2000 है तो उसमें 4 अध्यक्ष होंगे। ये एग्जाम्पल है, ठीक। अब देखते हैं पंचायत समिति। प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक अध्यक्ष होगा, और जिला पंचायत में 5000 की जनसंख्या पर एक अध्यक्ष हो। 50,000 की, देखो ग्राम पंचायत में है 500 की जनसंख्या पर एक अध्यक्ष, पंचायत समिति में है 5000 की जनसंख्या पर एक अध्यक्ष, और जिला पंचायत में है 50,000 की जनसंख्या पर एक अध्यक्ष, ठीक है। अगला ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत। अब इसका जो अध्यक्ष है, इसका सदस्य है, अध्यक्ष सदस्य अध्यक्ष सदस्य। तो अब देखिए ये जो तीनों सदस्य हैं, इसका सदस्य, इसका सदस्य और इसका, तीनों सदस्य, सभी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब ग्राम पंचायत हो या पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, जिला पंचायत हो, इन तीनों के जो सदस्य होंगे उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। सदस्यों का चुनाव होगा प्रत्यक्ष रूप से। अब बात आती है जो अध्यक्ष बचे बेचारे, अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा? तो अध्यक्ष का चुनाव सभी अध्यक्ष सदस्यों के मध्य से चुने जाते हैं। जो ये सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुन लिए जाते हैं, इन्हीं में से कोई सब अध्यक्ष बन जाता है, इन्हीं में से कोई अध्यक्ष को चुन लिया जाता है, ठीक है। अब नोट आता है, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं और सदस्यों के मध्य से भी कर सकते हैं, लेकिन अपने यूपी में ग्राम पंचायत का अध्यक्ष हमेशा प्रत्यक्ष होता है। मतलब जो ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है उसको हम प्रत्यक्ष भी चुन सकते हैं, अप्रत्यक्ष भी चुन सकते हैं, लेकिन अपने यूपी में केवल एक ऐसा राज्य है जहां पर प्रत्यक्ष चुना जा सकता है। अगला देखते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति और जिला पंचायत के अध्यक्ष अप्रत्यक्ष सदस्यों के मध्य से चुने जाते हैं। जो पंचायत समिति है और जिला पंचायत है उनके अध्यक्ष अप्रत्यक्ष राज्यों के मध्य से चुने जाते हैं, सदस्यों के मध्य से। अभी